नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों सीरीज चल रही है यहाँ पर ऑफिसर्स ऑन ट्रैक सीरीज, जहां पर हम आपके साथ में मॉड्यूल वाइज टॉपिक वाइज चीजें डिस्कस कर रहे हैं ऑन यूट्यूब। एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी तैयारी को लेकर के हम चल रहे हैं, जहां पर आप हमसे जुड़िए और मॉड्यूल वाइज चीजों को तैयार करिए। तो मॉड्यूल बी तक हम पहुंच गए, मॉड्यूल ए के इंपॉर्टेंट टॉपिक कर चुके हैं, आपको प्रीवियस सेशंस में देखने को मिल जाएंगे। तो मॉड्यूल बी का यूनिट नंबर 12 का इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, बैंकिंग रिस्क। यानी कि बेसिकली ये जो मॉड्यूल बी है रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मॉड्यूल बी में सिर्फ रिस्क की बात करी जाएगी, ठीक है। इवन हम सेपरेट बात करेंगे क्रेडिट रिस्क की, मार्केट रिस्क की, ऑपरेशनल रिस्क की। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिएगा इन तीनों में कितने प्रकार के रिस्क अराइज होते हैं, उनको हम वन बाय वन एग्जांपल के माध्यम से भी समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी टाइम वेस्ट के। समझिएगा यहाँ पर अगर टेलीग्राम पर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं बाय द स्कैनिंग ऑफ दिस क्यूआर कोड। इससे अगर कोई सेशन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर। दूसरा, इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी आपके आने वाले एग्जामिनेशंस की, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होंगी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं बैंकिंग रिस्क। तो रिस्क का मतलब ही क्या होता है, जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स है। आपको पता है ऐसा हो सकता है, मे बी, यानी कि एक्सपेक्टेड आउटकम्स। बस ये याद रखिएगा, निश्चित नहीं है होगा कि नहीं होगा। अगर होगा निश्चित है तो हो ही नहीं सकता, फिर वो रिस्क नहीं है, फिर तो कंफर्मेशन है ना। तो रिस्क किस बात का है, होगा कि नहीं होगा। मैं बाइक चला रहा हूं, रास्ते में, ठीक है, बाइक का एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, हो सकता है। होगा या नहीं होगा इसका कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। मैं कार चला रहा हूं, होगा कि नहीं होगा कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हो सकता है, रिस्क तो है ना इस बात का। तो रिस्क एक्सपेक्टेड आउटकम्स होता है। तो नंबर ऑफ बैंकिंग रिस्क होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कुछ इस प्रकार है आपके सामने, आप देख सकते हैं यहाँ पर। लिक्विडिटी रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है, मार्केट रिस्क है, डिफॉल्ट और क्रेडिट रिस्क है, और ऑपरेशनल रिस्क है। इन्हीं के बारे में हम डिटेल्ड में चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले समझते हैं लिक्विडिटी रिस्क। जैसा कि नाम से विदित है, देखो लिक्विडिटी का मतलब क्या है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, कैश, ठीक है, कैश या फिर क्विक एसेट्स हम कह सकते हैं। क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स क्या होती हैं, ऐसी एसेट्स होती हैं जिनको जब चाहे तब हार्ड कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो लिक्विडिटी रिस्क का मतलब हमेशा आपको अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए कुछ पैसा चाहिए। जैसे अगेन, एक तो क्या है, आपके पास प्रॉपर्टी बहुत सारी है, पता चला आपके पास प्रॉपर्टी तो 10 करोड़ की है, लेकिन आज 1 लाख रुपए का पेमेंट आपको करना है, मैंडेटरी पेमेंट। मान लो बिजली का बिल ही भरना है, बिजली का बिल आपकी लायबिलिटी है ना, बिजली का बिल आया है 10,000 रुपए का, ये भरना है आज की डेट में। आपको जेब में कैश ही नहीं है, अकाउंट में पैसे ही नहीं है, प्रॉपर्टी का क्या करोगे। तो लिक्विडिटी का मतलब एट दैट टाइम आपकी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए क्या पैसा है, वो आपके पास है या नहीं है। अगर है तब तो ठीक है, नहीं है तो यही लिक्विडिटी रिस्क है। इसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो रिस्क क्या है, जो आपको लॉस पहुंचा दे। तो यहां पर आप लॉस में, बिजली का बिल टाइम से नहीं भरोगे, घर की बिजली कट जाएगी। समझ में आई बात कि नहीं। तो सेम एज बैंकों के पास भी नंबर ऑफ ऑब्लिगेशंस हैं, जो ऑन टाइम उनको क्या करना होता है, फुलफिल करना होता है। अगर उन ऑब्लिगेशंस को वो ऑन टाइम फुलफिल नहीं कर पाए, जिनके लिए उनको लिक्विडिटी की आवश्यकता होगी, अगर वो लिक्विडिटी उनके पास नहीं है तो ऑन टाइम फुलफिल नहीं कर पाएंगे, फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो उनको लॉस होगा। यही यहां पर बताया गया है कि अराइजेज मेनली फ्रॉम फंडिंग ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स बाय शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। एक बात ये कही गई है कि फंड, ये लिक्विडिटी रिस्क अराइज कैसे होगा भाई। बैंकों का काम क्या है, बैंकों का काम क्या है, बैंकों का काम है लोगों से जमाओं को स्वीकार करना, ठीक है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, जमाओं को स्वीकार करना, आप जानते ही हैं, ठीक है, फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम पब्लिक, और क्या करना है, ट्रांसफर कर देना है, लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, या तो उधार देना है या तो निवेश करना है, और इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट किसको, पब्लिक को, पब्लिक को। अब समझिएगा, पैसा मिला शॉर्ट टर्म के लिए, डिपॉजिट किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए करी और आपने लोन दे दिया लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्या होगा, वापस बाद में आएगा, देना पहले पड़ेगा। तो ये क्या है, फंडे। अब क्या हो जाएगा, यहां पर लिक्विडिटी रिस्क अराइज हो जाएगा कि नहीं, आपके पास पैसे की कमी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मिला था शॉर्ट टर्म के लिए, उधार दे दिया लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये लिक्विडिटी रिस्क को अराइज करेगा। देन इसका मतलब ये भी होता है इनएबिलिटी टू ऑब्टेन फंड्स टू मीट कैश फ्लो ऑब्लिगेशंस, यानी कि आपकी अयोग्यता है कि आप फंड्स को ऑब्टेन ना कर सको अपने ऑब्लिगेशंस के बिहाफ पर एट रीजनेबल रेट। ये भी यहां पर आती, फंड्स की जरूरत पड़ती रहती है। तो उसी से रिलेटेड लिक्विडिटी रिस्क में ही आता है फंडिंग रिस्क। फंडिंग का मतलब क्या है, आपको पैसे की आवश्यकता है,
फंड की आवश्यकता है और एट दैट टाइम आप फंडिंग नहीं कर पा रहे हो, तो अगेन दिस अराइजेस फ्रॉम द नीड टू रिप्लेस नेट आउटफ्लोज ड्यू टू अनएंटिसिपेटेड विड्रॉल और नॉन रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट्स। आपके पास जो डिपॉजिट्स हैं, आप सोच रहे हो इन डिपॉजिट से जब आगे जरूरत पड़ेगी तो हम फुलफिल कर लेंगे। अब क्या हुआ, कस्टमर ने रिन्यू ही नहीं करवाया डिपॉजिट्स। कस्टमर, आप तो सोच रहे हो ये डिपॉजिट से रिन्यू हो जाएंगी, नहीं करवाया रिन्यू। आपने जितना विड्रॉल के बारे में नहीं सोचा था उतना विड्रॉल लोग लेने आ गए, तो अगेन आपका प्रोजेक्शन तो कम था ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, बाजार से उधार लेना पड़ेगा इनको पैसे समय पर देने के लिए। तो ये क्या है, बाजार से उधार लेना यानी कि फंडिंग, आपको पैसा चाहिए, तो यही है फंडिंग रिस्क। ठीक है, प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट का मतलब किसी ने एफडी कराई थी 10 साल के लिए, वो 2 साल बाद पैसे मांगने आ गया, तो ऐसे कई लोग आ गए, तो क्या होगा, आपका प्रोजेक्शन डिफरेंट हो जाएगा। सोचा था कि ये पैसे 10 साल बाद वापस कर रहे हैं, बट वापस आज कर रहे हो, तो उसके लिए पैसे जुगाड़ कहीं से करना पड़ेगा ना, तो ये है फंडिंग रिस्क। ठीक है, देन टाइम रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क में ही आता है टाइम रिस्क। टाइम रिस्क का मतलब क्या है, ठीक है, नीड टू कंपनसेट फॉर नॉन रिसीप्ट ऑफ एक्सपेक्टेड इनफ्लोज ऑफ फंड्स। टाइम रिस्क का मतलब है समय पर हमने सोचा हुआ है, जैसे सिंपल सी बात है, ठीक है, 1 महीने बाद मुझे किसी से 10,000 रुपए मिलने हैं और 1 महीने बाद ही मुझे किसी को 10,000 रुपए देने हैं। अब ऑन दैट टाइम जो मुझे मिलने थे वो तो नहीं मिले, मुझे तो देने हैं ना आगे, तो क्या हुआ, ये है टाइम रिस्क। यानी कि समय पर जो इनफ्लो हमने सोचा हुआ है आएगा, जिसके बिहाफ पर हमने अपना आउटफ्लो प्लान कर रखा है, वो इनफ्लो आउटफ्लो का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, यही टाइम रिस्क है बेसिकली। तो अराइजेस फ्रॉम द नीड टू कंपनसेट फॉर नॉन रिसीप्ट ऑफ एक्सपेक्टेड इनफ्लोज, यानी कि परफॉर्मिंग एसेट्स, आपकी जो परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो क्या कन्वर्ट हो गई है, नॉन परफॉर्मिंग। जैसे कोरोना में लोगों की नौकरी नहीं बची, तो जो इनकम, जो लोन से पैसा आना था, वो पैसा ही नहीं आ पाया बैंकों के पास, तो क्या होगा, ऐसी सिचुएशंस होगी, तो क्या बोलते हैं इसको, टाइम रिस्क बोलते हैं। तीसरा आता है कॉल रिस्क। कॉल रिस्क का मतलब क्या है, बैंक नंबर ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटीज में भी डील करता है। जैसे बैंक ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है ना, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, आप ऐसे समझ लीजिएगा, आपने अपने दोस्त की बैंक गारंटी ली हुई है 1 लाख रुपए के लोन की, मान लीजिएगा, तो आपने गारंटी ली है ना, साइन करके चले आए, आपने ये थोड़ी ना सोचा हुआ है कि ये मुझे आज ही चुकाने हैं। ये 1 लाख रुपए की गारंटी जो आपने ली है, आपको 1 लाख रुपए तब चुकाने पड़ जाएंगे जब आपका दोस्त नहीं चुकाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं, कभी हो सकता है। मान लो 6 महीने तक उसने इंस्टॉलमेंट चुकाई, 6 महीने बाद उसने इंस्टॉलमेंट नहीं दी, अब क्या है, जब नहीं दी तो बैंक आपको पकड़ेगा। अब आपके पास अचानक से 90,000 जो भी बचा हो उसका रिमेनिंग बैलेंस वो चुकाने की बात आ गई कि नहीं आ गई, तो ये लायबिलिटी अचानक से क्रिएट हो गई नहीं, यही है कॉल रिस्क, यानी कि बुला लेना, लायबिलिटीज आपको बुला रही हैं, तो कॉल रिस्क हो गया। ठीक है, देन फिर आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। नाम से ही पता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क यानी कि ब्याज दर जोखिम। बाजार में आप जानते हो इंटरेस्ट रेट रिस्क बेसिकली मार्केट रिस्क का ही एक पार्ट है। एक इंटरेस्ट रेट रिस्क हो, एक्सचेंज रेट रिस्क हो, ये सब इसी का पार्ट है, जो मार्केट में आए मूवमेंट्स की वजह से चीजों को बदल देता हो। जैसे बाजार में अब क्या हुआ, लेंडिंग रेट्स कम हो गई, लेंडिंग रेट्स कम हो गई, डिपॉजिट रेट्स बढ़ गई। अब बैंकों को डिपॉजिट्स पर ज्यादा देना है, उधारी पे कम मिलेगा, बैंकों का लॉस हो गया कि नहीं हो गया। तो ये एडवर्स मूवमेंट जब होता है, यहां पर हम सिर्फ याद रखिएगा इंटरेस्ट रेट मर एडवर्स मूवमेंट को ही काउंट करते हैं, कि हमने जो सोचा है उसके अपोजिट अगर ब्याज दरें बढ़ घट रही हैं, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क रेफर्स टू द पोटेंशियल, इंटरेस्ट रेट रिस्क रेफर्स, जस्ट अ मिनट, interest rate risk refers to the potential adverse impact on net interest income। नेट इंटरेस्ट इनकम क्या है बैंक की, यही वाली इनकम। बैंक का काम क्या था, जनता से जनता को पहुंचाना, जनता से जनता को पहुंचाना, पब्लिक से मिला, ठीक है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स, यहां पर इंटरेस्ट देना है, यहां पर इंटरेस्ट मिलना है, इन दोनों के बीच का जो मार्जिन होता है यही है नेट इंटरेस्ट इनकम, NII, नेट इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एडवर्स इफेक्ट हो जाएगी। अब पता चला देना ज्यादा पड़ जाए और मिलना कम हो जाए, पहले इंटरेस्ट रेट 12 थी, अब इंटरेस्ट रेट यहां पर हो गई 11%, यहां पर मान लीजिए थी 9%, यहां पर हो गई 10%, तो बैंक का मार्जिन घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, पहले 12% था, ठीक है, और 9% था, तो मार्जिन कितना था 2% का, अब कितना है 11%, और 10% मार्जिन कितने का रह गया, 1% का। तो ये इंटरेस्ट रेट रिस्क कहलाता है। देन इंटरेस्ट रेट रिस्क में ही आता है गैप और मिसमैच रिस्क।
नाम से ही विदित है, गैप और मिसमैच। किसके बीच में गैप? पैसा देने और पैसा लेने के बीच में गैप। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और ग्रांटिंग लोन्स, इन दोनों के बीच में जो गैप है, ठीक है। अ गैप ऑफ मिसमैच रिस्क अराइजेज मेनली फ्रॉम होल्डिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स विद डिफरेंट प्रिंसिपल अमाउंट्स, मैच्योरिटी डेट और रीप्राइजिंग डेट्स। डिफरेंट डिफरेंट मैच्योरिटी डेट्स हैं। जैसे आपने, ठीक है, लोन जो है आपने दे रखा है 2 ईयर्स का, ठीक है, और डिपॉजिट एक्सेप्ट करी थी 1 ईयर की, उसी को 2 साल के लोन में आपने बांट दिया। अब 1 साल बाद क्या होगा? आपको पैसे की जरूरत पड़ जाएगी। मिसमैच हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि जो यहां पर जितनी डिपॉजिट्स जिस बिहाफ पर आई हैं उसको उसी बिहाफ पर निवेश करिए, तो ये मिसमैच नहीं होगा, ठीक है। मिसमैच, यही है गैप और मिसमैच रिस्क। इसके बाद फिर आता है बेसिस रिस्क। देखो, बेसिस का मतलब होता है 1% चेंज, सॉरी 1% नहीं, 0.01%। 100 बेसिस पॉइंट की जब हम बात करते हैं, 100 बेसिस पॉइंट, तो इसका मतलब होता है हम 1% की बात करें। 0.01% अगर कोई बदलाव होता है तो उसकी वजह से कोई भी अगर चेंज आता है तो बेसिस रिस्क। द रिस्क दैट द इंटरेस्ट रेट ऑफ डिफरेंट एसेट्स, यानी कि ऐसा रिस्क जो इंटरेस्ट रेट है डिफरेंट एसेट्स की और लायबिलिटीज की, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स की, में चेंज इन डिफरेंट मैग्नीट्यूड, अलग अलग तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट बदले, समझिएगा, अलग अलग। जैसे सपोज अ बैंक, एक बैंक ने एक लोन दिया है जो एमसीएलआर से लिंक्ड है। अब बैंक जो लोन देता है वो किससे लिंक्ड होता है? एमसीएलआर से, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। रेज कर रहा है डिपॉजिट लिंक टू रेपो रेट। डिपॉजिट जो रेज कर रहा है, ठीक है, वो किससे लिंक्ड है? रेपो रेट से। अब क्या हुआ? नाउ एज्यूम, हम ये मान लेंगे रेपो रेट इंक्रीज हो गई है 1% से, एमसीएलआर इंक्रीज हुआ है 0.5%। अब डिफरेंट आ गया कि नहीं? द बैंक्स कॉस्ट इंक्रीजेस फास्टर इट्स लोन इनकम। बैंक को देना कितना पड़ रहा है? 1% ज्यादा, मिलने वाले पर सिर्फ कितना बढ़ा है? 0.5%। तो बैंक की कॉस्ट इंक्रीज हो गई कि नहीं? प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। यही कहलाता है बेसिस रिस्क। यानी कि जो दो बेंचमार्क हैं, इनके बीच में जब डिफरेंस आ जाए तो ये बेसिस रिस्क कहलाता है। फिर आता है यील्ड कर्व रिस्क। जब यील्ड की बात करते हैं, यील्ड का मतलब होता है बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न, तो ये बॉन्ड्स के कंसर्न में ही होती है बात। तो इन केस द बैंक्स हैव यूजेस 2 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, बैंक जब 2 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है जो डिफरेंट टाइम होराइजन पर क्या हो रहे हैं? डिफरेंट टाइम होराइजन पर मैच्योर हो रहे हैं फॉर प्राइसिंग देयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब क्या होगा? डिफरेंट टाइम जोन पर अगर मैच्योर हो रहे हैं, जैसे कोई 6 महीने में, कोई 1 साल में, कोई 8 महीने में, कोई 10 महीने में, डिफरेंट टाइम होराइजन हो गया, तो यहां पर क्या होगा? कोई भी नॉन पैरेलल मूवमेंट्स अगर हो रहा है यील्ड में, तो ये एनआईआई को अफेक्ट करेगा। जैसे एग्जांपल, बैंक ने निवेश किया है 10 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, और फंड्स ये 10 साल में निवेश करने के लिए पैसा कहां से आया है? शॉर्ट टर्म डिपॉजिट जो 1 साल की है। समझिएगा, बैंक ने 1 साल के लिए डिपॉजिट जो उसके पास आई, उसको 10 साल के बॉन्ड में निवेश कर दिया, क्योंकि बॉन्ड को आप जब चाहे सेल कर सकते हो ना, लेकिन 10 साल के बॉन्ड में निवेश कर दिया। इनिशियली शॉर्ट टर्म जो रेट है वो है 5%, लॉन्ग टर्म रेट है 8%। आपका प्रॉफिट मार्जिन स्प्रेड कितना आ गया? 3% का। अब हुआ क्या? नाउ एज्यूम यील्ड कर्व फ्लैटन हो गया। यील्ड कर्व क्या हो गया? फ्लैटन। शॉर्ट टर्म रेट तो राइज कर गई 7% और आपका लॉन्ग टर्म रेट रिमेंस है 8%। अब सोचिए, आपका स्प्रेड घट गया 3% से, स्प्रेड किस पे आ गया? 1%। अब आपको देना कितना है? 7%, मिलना कितना है? 8% बराबर। तो स्प्रेड रिड्यूस हो गया 1%, प्रॉफिट आपका डिक्लाइन हो गया। यही जो इंपैक्ट है ये यील्ड कर्व रिस्क कहलाता है। री इन्वेस्टमेंट रिस्क का मतलब है वापस से निवेश करने का रिस्क। जैसे अगर मैंने 1 साल की कोई डिपॉजिट खरीदी है, 1 साल के लिए मैंने एफडी कराई है, आज रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 8%, 1 साल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट घट के हो गया 7%। तो अगर मैं 2 साल के लिए करा लेता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे दोनों साल 8% मिलता। अब अगले साल री इन्वेस्ट करूंगा तो कम मिलेगा। यह है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट बैंकों के पास भी क्या है? ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैच्योरिटी हैं जिनको अलग अलग समय बाद री इन्वेस्टमेंट करना है। तो अनसर्टेनिटी विद रिगार्ड टू इंटरेस्ट रेट एट विच द फ्यूचर कैश फ्लोज कुड बी री इन्वेस्टेड इज कॉल्ड री इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो अनसर्टेनिटी है बाजार में, जो इनफ्लो आ रहा है उसको जो री इन्वेस्ट करना है वो उस रेट पर निवेश नहीं हो पाएगा जो पीछे आपको मिल रही थी। इसी में अब फिर आता है नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क। तो नेट इंटरेस्ट पोजीशन का मतलब ही क्या हो गया यहां पर? ठीक है, क्या बैंक कितना अर्न कर रहा है लोन्स और एडवांसेस के माध्यम से, यानी कि बैंक के लिए एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का जो डिफरेंस है यही उसकी नेट इंटरेस्ट पोजीशन है।
ठीक है, तो लायबिलिटीज में कोई डिफरेंस, सॉरी एसेट्स में कोई डिफरेंस आएगा या लायबिलिटीज में कोई डिफरेंस आएगा, उसकी वजह से यहां पर अब इंटरेस्ट रेट डाउनवर्ड्स में चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, बैंक की नेट इंटरेस्ट पोजीशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मार्केट रिस्क, मार्केट रिस्क का मतलब है बाजार में आए उतार चढ़ावों के कारण जो भी आपको लॉस होता है उसे मार्केट रिस्क कहते हैं, इसलिए इसको प्राइस रिस्क भी कहते हैं, क्योंकि बाजार में जो भी उतार चढ़ाव आएंगे वो हमेशा एक प्राइस आधारित होगा, ध्यान रखिएगा। अब इसमें आता है फॉरेक्स रिस्क। फॉरेक्स का मतलब यही है $1 जो अभी 92 रुपए का है वो हो जाए 95 रुपए का, तो क्या है, एक्सपोर्टर्स को लॉस होगा, बैंक का जो बीओपी है उस पर भी फर्क पड़ेगा, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पर फर्क पड़ेगा, ठीक है, तो ये क्या है, फॉरेक्स रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेक्स रिस्क आल्सो टर्म्ड एक्सचेंज रिस्क इज द रिस्क दैट अ बैंक में सफर लॉस रिजल्ट ऑफ एडवर्स एक्सचेंज रेट मूवमेंट, क्योंकि बैंक भी तो फॉरेक्स में डील कर रहा है तो एडवर्स मूवमेंट हो जाएगा, चाहे वो कैसा भी हो, स्पॉट ट्रांजेक्शन हो या फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन हो या दोनों का कॉम्बिनेशन हो। फिर आता है मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। मार्केट लिक्विडिटी का मतलब है बाजार में ही लिक्विडिटी की कमी है, तो आप फेयर रेट पर भी अपनी एसेट्स को बेच नहीं पाओगे। जैसे कोरोना में अगर ये पेन 10 रुपए का था तो लोगों के पास कोरोना में 10 रुपए भी नहीं थे जो इसको 10 रुपए खरीदें। होता है ना कई बार बाजार में चीजों को लॉस पे बेचना पड़ जाता है, रीजन उसका ये लोगों के पास पैसे ही नहीं है जो आपको दें। तो मार्केट लिक्विडिटी रिस्क यानी कि जब आप फेयर रेट पर भी बाजार में चीजें ना बेच सको, ऐसी स्थिति आ जाए तो उसको मार्केट लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं, यानी कि बाजार में लिक्विडिटी की कमी है। डिफॉल्ट और क्रेडिट रिस्क हमें पता है, डिफॉल्ट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, यहां पर क्रेडिट जिसको उधार दिया गया उसने डिफॉल्ट कर दिया, तो ये सबसे बड़ा रिस्क है यहां पर। तो डिफॉल्ट और क्रेडिट रिस्क यानी कि कोई भी बोरोवर या काउंटर पार्टी है जो अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। फिर काउंटर पार्टी का मतलब हो गया सेकेंड पार्टी, हमसे अपोजिट, वो अगर डिफॉल्ट कर गई। कई जगह काउंटर पार्टी डायरेक्टली पर्सन होता है, कई जगह काउंटर पार्टी, ठीक है, यहां पर एक्सचेंज वगैरह होता है, तो बात ध्यान रखिएगा। तो दिस इज अ वेरिएंट ऑफ क्रेडिट रिस्क रिलेटेड टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर्स। आपका ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। कंट्री रिस्क यहां पर अराइज होता है जब आप दूसरे देश के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, वहां की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, पता चला वहां पर गृह युद्ध चलने लगा, आपने ट्रांजेक्शन किया किसी मर्चेंट के साथ, उसके बाद वहां गृह युद्ध चलने लगा, सरकार अस्त व्यस्त हो गई, फॉरेन एक्सचेंज पर बैन लग गया, तो क्या होगा, वो पर्सन आपको पेमेंट ही नहीं दे पाएगा। तो ये होता है कंट्री रिस्क। इसमें कॉमर्शियल रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क दोनों आते हैं। देन कंट्री रिस्क के बाद हम बात करते हैं तो ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क याद रखिएगा जो कि मानवीय हरकतों के कारण, यानी कि पीपल प्रोसेस और सिस्टम, किसी एक बैंक में जो लोग काम कर रहे हैं, जो उनकी प्रक्रियाएं हैं, जो उनका प्रणालियां हैं, उनमें अगर कोई भी गड़बड़ी होती है उसकी वजह से जो रिस्क अराइज होता है वो होता है ऑपरेशनल रिस्क। पहला हो गया ट्रांजैक्शन रिस्क। ट्रांजैक्शन रिस्क क्या है, अराइजिंग फ्रॉम फ्रॉड। ट्रांजैक्शन रिस्क किससे अराइज हो रहा है, गलत ट्रांजैक्शन हो गया, फ्रॉड, इंटरनल और एक्सटर्नल, या फिर फेल्ड बिजनेस प्रोसेस का फेल हो जाना, या फिर इनएबिलिटी टू मेंटेन बिजनेस कंटिन्यूटी, आप व्यवसाय को लगातार चलाने में फेल्ड हैं। कंप्लायंस रिस्क का मतलब हो गया कोई रूल्स अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो और आरबीआई ने आपके ऊपर पेनाल्टी लगा दी, कंप्लायंस रिस्क। बहुत सारे कंप्लायंस में बैंक बंधा हुआ है ना, हर एक कंप्लायंस को फॉलो करें, नहीं फॉलो करोगे पेनाल्टी लग जाएगी ऊपर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय समय पर पेनाल्टीज लगाता रहता है बैंकों के ऊपर, तो ये होते हैं कंप्लायंस रिस्क। ठीक है, आप कंप्लायंस फॉलो नहीं कर पाओगे, आपके ऊपर एप्लीकेबल लॉस के तहत पेनाल्टीज लगाई जाएंगी। फिर आता है स्ट्रेटेजिक रिस्क। स्ट्रेटेजिक रिस्क का मतलब है रणनीतिक, आपने कोई निर्णय ही गलत ले लिए हैं, ठीक है, ये रिस्क अराइज कब होता है, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम एडवर्स बिजनेस डिसीजन। कई बार होता है ना, आप अपने बिजनेस में जरूरी नहीं आप डिसीजन सही ले रहे हो, ठीक है, आपने गलत डिसीजन ले लिए हैं, डिसीजंस जो आपने लिए थे उनका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर आपने नहीं किया, ठीक है, उसकी वजह से जो रिस्क अराइज होगा, इंडस्ट्री उससे अफेक्ट होगी, तो ये सब स्ट्रेटेजिक रिस्क कहलाते हैं। स्ट्रेटेजिक रिस्क, रेपुटेशन, जो अभी आपको मैंने बताया, आपकी ख्याति खराब हो गई बाजार में, आपने कुछ फ्रॉड वगैरह किया, आपके बैंक वगैरह में फ्रॉड हुआ, तो क्या होगा, मार्केट में आपकी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। रेपुटेशन डाउन हो जाएगी तो क्या लोग आपको अपनी डिपॉजिट देंगे, और व्यवसाय चल तो डिपॉजिट पे ही रहा है ना। देन मॉडल रिस्क। मॉडल रिस्क का मतलब क्या है, बैंक्स जो है यहां पर नंबर ऑफ स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को अपनाते हैं, जैसे वैल्यू एट रिस्क मॉडल है, क्रेडिट रिस्क मॉडल्स है, ठीक है, प्राइसिंग ऑफ डेरिवेटिव्स के लिए, यानी कि स्टैटिस्टिकल मॉडल्स जो हम अपनाते हैं रिस्क को
रिस्क को एसेस करने के लिए वो मॉडल सही से काम ना करें तो क्या होगा, रिस्क अराइज होगा, उसको मॉडल रिस्क बोलते हैं। क्लाइमेट रिस्क, क्लाइमेट यानी कि मौसम की वजह से। अब मौसम की वजह से क्या रिस्क होते हैं, दो रिस्क अराइज होते हैं, एक है फिजिकल, एक है ट्रांजिशन रिस्क। फिजिकल क्या है, वेदर और क्लाइमेट जो इकोनॉमी को इंपैक्ट कर रहा है, इकोनॉमी इंपैक्ट हो जाती है वेदर और क्लाइमेट की वजह से। अगेन यहां पर क्या हो जाता है, जैसे बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई, हीट वेव्स आ गई, लैंडस्लाइड हो गई, इकोनॉमी अफेक्ट होगी तो बैंकों पर इसका फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ट्रांजिशन रिस्क क्या है, जब हम लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ थिंग्स हमें छोड़नी पड़ती हैं, उसकी वजह से रिस्क अराइज हो रहा है, आपका प्रॉफिट मारा जाएगा। जैसे अगेन सिंपल, मैं अगर लो कार्बन इकोनॉमी में जाऊं तो मुझे आज ईवी खरीदनी पड़ेगी, मुझे अपनी जो ये सीएनजी वाली कार है या जो पेट्रोल वाली कार है वो बेचनी पड़ेगी, तो उसको बेचेंगे, नई खरीदेंगे तो पैसा लगेगा ना, तो नई जो बेच देंगे आज, मान लो कल को सरकार बैन लगा दे, जैसे दिल्ली में बैन लगा दिया कि 10 साल से ज्यादा डीजल की जो कारें हैं वो दिल्ली में नहीं चलेंगी, तो क्या हुआ, जिनके पास 10 साल के ऊपर की थी मजबूरी में बेचना पड़ा लॉसेस में, तो लॉस हुआ कि नहीं हुआ। ये सब आता है ट्रांजिशन रिस्क, यानी कि बदलाव की वजह से जो रिस्क अराइज हो रहा है। तो यही थे सारे रिस्क, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको जुड़ना है आपको टेलीग्राम चैनल पर स्कैन कर सकते हैं क्यूआर कोड को। महापैक, महापैक यानी कि एक पैक सभी का इलाज है, यहाँ पर 6 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए, 24 मंथ के लिए इसको लॉन्च कर दिया गया है, आप जुड़ सकते हैं इससे, ठीक है। 20+ बैचेस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, इन फ्यूचर जो बैच लॉन्च करेंगे वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। फाउंडेशन बैच भी आ चुका है जून के लिए, आप इसके साथ भी जुड़ सकते हैं, pw.live पर जाएंगे आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे, आरबीआई ग्रेड बी का भी बैच है। तो इतना ही आज के सेशन में, हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक हमें दीजिए इजाजत, थैंक यू।